सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज हम लोग आपके लिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 2 हमने फिनिश आउट कर दिया है, PYQs भी डिस्कस किए थे, राइट। तो अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इससे एग्जाम में आप ये मान के चलो कि समवेयर अराउंड 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यहाँ पर सारे वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो अपने आप में, जिनका एक अच्छा खासा वेटेज है, उनको हम स्टार्ट करने वाले हैं। फाइन, तो देखो तो क्योंकि अब सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होना आपको पता होना चाहिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो ऑलरेडी आप सभी जानते हो, ठीक है, कि भाई अगर किसी कंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है, देन उस चार्ज फ्लो होने की रेट को ही आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो। ठीक है, सो बेसिकली सपोज ये चार्ज कुछ इधर ऐसे फ्लो हो रहा है, राइट, मे बी पॉजिटिव चार्ज ही होगा ये, तो करंट की डायरेक्शन अगर मैं बोलूं ये ऐसे है, देन द करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, और अगर ये करंट, अगर ये चार्ज हमारा यूनिफॉर्म है, इसकी रेट फिक्स है, देन इट इज डिफाइंड एज Q/T। और अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, देन वी कैन डिफाइन इट लाइक dQ/dt। ठीक है, so that is the definition of electric current basically। and यूनिट वगैरह आप सभी जानते हो, क्या है यूनिट है इसकी, एम्पियर। एम्पियर इज द SI यूनिट, और आप इसको कूलॉम पर सेकंड भी लिख सकते हो, कूलॉम पर सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारी यूनिट है। तो ये तो एक बेसिक पैरामीटर था जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होगा, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहां से एक्चुअल टॉपिक से स्टार्ट होते हैं। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं हम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, पहले आपको यह समझना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि लेट अस सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसमें चार्ज पार्टिकल होंगे, बहुत सारे चार्जेस होंगे, फ्री चार्जेस होंगे। ठीक है, और वो फ्री चार्जेस क्या कर रहे होंगे, इधर उधर मूवमेंट कर रहे होंगे, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डायरेक्शंस में मूवमेंट हो रहा होगा उनका। अभी मैंने यहाँ पर बैटरी नहीं लगाई है या फिर सेल अप्लाई नहीं किया इस चार्ज, इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई EMF, कोई पोटेंशियल अप्लाइड नहीं है। देन अब हो क्या रहा है कि ये अपनी कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, रेंडमली ऑल डायरेक्शंस में मूव कर रहे होंगे। क्लियर। अब जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहे होंगे उस वेलोसिटी को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, मतलब ये जो वेलोसिटी होती है इनके पास, ये किस वजह से होती है, ये मोमेंट किस वजह से होता है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, सराउंडिंग में जो थर्मल एनर्जी होती है उसकी वजह से इसके पास क्या होती है, ये थर्मल वेलोसिटी होती है। फाइन, बट अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज, तो जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी आती है, ये हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, इफ all these charged particles are moving randomly in all possible directions। ठीक है, तो जो हमारी डिफरेंट डायरेक्शंस है, सभी में क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके और एवरेज वेलोसिटी क्या कर देंगे, ये जीरो कर देंगे। तो ये तो हमें समझ आ गया कि व्हेन बैटरी और व्हेन पोटेंशियल इज नॉट अप्लाइड, सोर्स ऑफ पोटेंशियल इज नॉट अप्लाइड, देन व्हाट हैपेंस, द रिजल्टेंट और द नेट वेलोसिटी और द नेट मूवमेंट ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स इज जीरो। फाइन, अब क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मान लो मैंने इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या किया, एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ये मैंने एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया अक्रॉस दिस कंडक्टर, जिसकी डायरेक्शन क्या है, ये है।
दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब होगा क्या कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे हर डायरेक्शन में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, अब वो इलेक्ट्रॉन्स अब बिकॉज ऑफ दिस फील्ड, this electric field, what happens, these electrons starts moving in a particular direction, और वो डायरेक्शन कौन सी है वो आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन किधर एक्सेलरेट किधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज, तो इस टर्मिनल को हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, हेंस क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इस डायरेक्शन में ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलने लगेंगे। तो अब हुआ क्या, हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहां पर ये बनता है कि क्या अब भी इनकी वेलोसिटी जीरो होगी, क्या अब भी इनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी या नहीं, क्वेश्चन ये बनता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई अब एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्यों जीरो नहीं होगी, क्योंकि अब तो इनके पास एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन है, अब रैंडम डायरेक्शन में नहीं चल रही है ना, रैंडम डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहे ना अब, तो अब इनके पास वेल डिफाइंड डायरेक्शन है। यहां पर क्या था, यहां पर रैंडम एक डायरेक्शन थी, रैंडम डायरेक्शन थी, कुछ इधर जा रहे थे, कुछ पार्टिकल्स इधर, कुछ इधर इधर, तो अल्टीमेटली जो एक यहां पर जो आप एवरेज निकालोगे ये यू एवरेज है, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, जिनके पास कुछ u1, u2, u3 सब डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी, मान लो इसके पास u1 वेलोसिटी थी, u2 थी, u3 थी, इस तरह से सबके पास अलग अलग होंगी, बट जब आप एवरेज निकालोगे तो अल्टीमेटली क्या आया था, जीरो आया था। क्यों आया था जीरो, क्योंकि डायरेक्शन सभी की अलग अलग थी, ठीक है। यहां पर जीरो नहीं आ रहा है, यहां पर जीरो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें पता है कि अब यहां पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, मूव करने लगे हैं, फाइन। क्यों मूव करने लगे हैं, बिकॉज वी हैव अप्लाइड सम इलेक्ट्रिक फील्ड, सो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइन। नाउ अब अगर हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज चल रहे होंगे, मान लो ये v1 से चल रहा होगा, ये v2 से, ये v3 से एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स की, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इन चार्ज्ड पार्टिकल्स की एवरेज वेलोसिटी निकालते हो, क्या निकालोगे, अब अगर एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो कुछ वेलोसिटी उनके पास होगी, क्लियर, वो जीरो नहीं होगी, और अगर वो जीरो नहीं होगी तो इसी वेलोसिटी को हमने क्या बोल दिया, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी है विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन सम पोटेंशियल और सम फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस एनी कंडक्टर, क्लियर, मतलब कंडक्टर में जब हम पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इन दैट कंडक्टर, दैट वेलोसिटी, दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइन। यह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन। नाउ हम क्या करेंगे, हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार ऑलमोस्ट हर एक ईयर किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेना, इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो एक्सप्रेशन है उसको बहुत ध्यान से समझ लो, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी यूनिट वगैरह सब वही है जो नॉर्मल वेलोसिटीज की यूनिट होती है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट। सो अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें फाइंड आउट, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लेट अस सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये क्या है, मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एंड वी हैव अप्लाइड सम
potential across this conductor by means of a battery or cell, ठीक है. So let us suppose V potential is applied across this conductor, and we are assuming that length of this conductor is L. Length of this conductor is L. So what will happen? The electrons will start accelerating along this direction, or you can say opposite to the electric field, because electric field की direction तो ये है ना, positive to negative, positive terminal to negative terminal, because that terminal becomes positive, that terminal becomes negative. So from positive end to negative end, that is the direction of electric field. So electrons क्या करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. ये एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो गए. अब ये किस वेलोसिटी से, अब क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी वेरी करेगी, है ना, वेरी करेगी. तो अब हमें क्या करना है, हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. तो देखते हैं. अब देखो, जब ये विदाउट पोटेंशियल इसमें थे इलेक्ट्रॉन्स, तो वो रैंडमली मूव कर रहे थे, है ना. तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि व्हेन बैटरी और पोटेंशियल was not applied, potential was not applied, then क्या था, then जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इनकी वेलोसिटी थी, जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर भाग रहे थे, रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे, उनकी जो वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी तो 0 थी, मैंने बताया था अभी, है ना. तो बट सभी की अलग अलग थी. तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट वेलोसिटीज were u1, u2, u3 and so on, ठीक है. If there are n number of electrons, then up to un, ठीक है. And after that what happens, we have applying some potential V across this conductor. Then क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेंगे. सो आफ्टर अप्लाइंग द पोटेंशियल क्या होगा, after applying the potential, after potential is applied, what happens, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये जो हमारी पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगी, u से चेंज हो जाएगी. तो मान लो ये कितनी होगी, v1, v2, v3 एंड vn हो जाती है, ठीक है. तो अब अगर मैं पहले का एवरेज निकालूं, पहले इनके पास जो वेलोसिटीज थी उसका एवरेज निकालूं, तो क्या आएगा, ये आएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un डिवाइडेड बाई n. ये क्या है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटीज का एवरेज है, जिसको हम बोलेंगे u एवरेज बोल देते हैं, चलो. और ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, 0 होता है. ये तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये 0 होता है, ठीक है. लेकिन अब अगर हम देखेंगे कि भाई नाउ वेलोसिटीज आर v1, v2, v3 एंड अप टू vn, तो अब जो एवरेज होगा वो कितना आएगा, ठीक है. अब एवरेज कितना आएगा, सो नाउ व्हाट विल बी द एवरेज, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सपोज v एवरेज अगर मान लूं, क्योंकि यही एवरेज वेलोसिटी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ये कितनी हो जाएगी, v1 प्लस b2 प्लस b3 एंड अप टू vn डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये हो गया एवरेज व्हेन यू हैव अप्लाइड सम पोटेंशियल. क्लियर. अब ये v1, v2, v3, vn ये सब क्या है, तो v1 क्या हो जाएगा, आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये क्या हो जाएगा, u1 प्लस a टाउ 1. टाउ 1 क्या है, टाउ 1 यहाँ पर टाइम है. कौन सा टाइम, ये वो टाइम है जब मैंने आपको बताया था कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब रैंडमली मूव कर रहे थे इस कंडक्टर के अंदर, तो कुछ इधर जा रहे थे, कुछ इधर जा रहे थे, कुछ इधर, कुछ इधर, ठीक है. उसके बाद जैसे ही आपने क्या करा, जैसे ही आपने यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई किया, व्हाट हैपेंस, ये पार्टिकल्स एक फिक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिए. तो अब इनका कोलिजन तो होगा ही, हो सकता है ये आयंस के साथ कोलाइड करें, हो सकता है आपस में कोलाइड करें. देन एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा, दैट टाइम इज दैट टाउ 1, ठीक है. पार्टिकल 1 जो इलेक्ट्रॉन 1 था, उसने 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लिया, वो क्या है, ये हमारा टाउ 1 टाइम है. इसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको,
रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। तो अब अगर हम देखते हैं कि भाई अगर इस एक पार्टिकल की हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस ए टाउ वन, सिमिलरली दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके पास कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, ए टाउ टू, सिमिलरली जो nth इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास कितनी होगी, un प्लस ए टाउ n। टाइम लिया है, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का टाइम है, उसी में एक्सेलरेशन होगा, फिर दोबारा से डी एक्सेलरेट हो जाएगा वो, ठीक है, फिर दोबारा से एक्सेलरेशन होगा। तो अब क्या होगा देखो, अब जो नेट और यू कैन से जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, इसको रफ कर देते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ये है, ठीक है। तो यहां पर जब ये वैल्यूज आप रखोगे तो देखो जरा क्या आएगा, v एवरेज इज इक्वल्स टू u1 प्लस ए टाउ वन, ये v1 की वैल्यू हो गई, प्लस u2 प्लस ए टाउ टू, ये v2 की वैल्यू होगी, एंड ऐसे ही un प्लस ए टाउ n डिवाइडेड बाय n। ये है एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग, ठीक है, विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग। अब देखो यहां पर u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड अप टू un अपॉन n, ये क्या है, ये तो है हमारा कौन सी वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, अभी मैंने यहां पर लिखा था जो इनिशियल वेलोसिटी थी विदाउट अप्लाइंग द पोटेंशियल, वो वेलोसिटी का एवरेज है इतना, ठीक है। और अभी बचा ये वाली टर्म एक्स्ट्रा बची हुई है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉमन ले लिया, यहां बचा टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ n डिवाइडेड बाय n, ठीक है, ये डिफरेंट दूसरी वाली टर्म हो गई। तो अब आपको ये तो पता है कि भाई ये तो हम निकाल चुके हैं, कितनी होती है, 0। अभी इससे पहले कैलकुलेट किया कितनी होती है, 0 होती है। तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, हमारे पास फाइनली आएगा v एवरेज इज इक्वल्स टू ए, और देखो बेटा ये क्या है, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ n डिवाइडेड बाय n। इसका मतलब ये जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के जो रिलैक्सेशन टाइम है उन सबका एवरेज है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टाउ एवरेज। तो यही मेरा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब यहां पर a आप जानते हो, मैं लिख देता हूं यहां पर a क्या है, एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और टाउ एवरेज क्या है, ये है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, ये रिलैक्सेशन टाइम है। नाउ फर्दर थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हो इसको, आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, देखो देखिए, अब अगर मैं बोलूं कि भाई जब मैंने यहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो उस ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा, एक फोर्स लगा हुआ, कितना फोर्स लगा होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, यही तो लगेगा, F इज इक्वल्स टू E इंटू ई, क्यू ई, F इज इक्वल्स टू क्यू ई, और यहां पर क्या है Q, वो हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो इट बिकम्स ई, ठीक है, ये हमारा फोर्स हो गया। और फोर्स का डेफिनेशन आप जानते हो, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, बिकॉज ये एक्सेलरेशन फोर्स इसी की वजह से आएगा, सो दैट बिकम्स E इंटू ई, और यहां से अगर आप A निकालोगे तो क्या आएगा, E अपॉन m। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल व्हेन बैटरी और सेल इज अप्लाइड और पोटेंशियल इज अप्लाइड। तो अगर आप ये वैल्यू यहां पुट करोगे, इस A की वैल्यू यहां पुट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो V एवरेज इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय m इंटू टाउ एवरेज। तो अब ये फॉर्मूला मिल गया मुझे किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। E यहां पर E, ये कैपिटल E क्या है, कैपिटल E है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब कहोगे आप कि ये m क्या है, तो m क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अब जरूरी नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होगा, कोई और चार्ज पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, ये कोई और चार्ज पार्टिकल हो सकता है, तो उसका मास होगा और यहाँ पर उसका चार्ज लेंगे, ठीक है। ये हमारा टाउ एवरेज, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब इसी को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अगर आपसे बोले कि इसकी वेक्टर फॉर्म बताओ क्या होगी, तो वेक्टर फॉर्म में आप जो है किस तरह से लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में आपको देखना पड़ेगा कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी डायरेक्शन क्या। तो बेटा अब इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिखनी पड़ेगी, है ना। वेक्टर फॉर्म देखते हैं कैसे बनेगी। तो बेटा वेक्टर फॉर्म के लिए आप जानते हो क्या होता है, डायरेक्शन का पता होना कंपलसरी है। तो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, कि अगर आपने इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या किया, एक पोटेंशियल लगाया, इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल लगाया, तो क्या होगा कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी, इस पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होगी। और इलेक्ट्रॉन आपने क्या देखे, इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट हुए थे वो हमारे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे अपोजिट ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूंगा, किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी निकाली मैंने, जो एवरेज वेलोसिटी आई, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इसका जब आप वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो क्या होगा, इसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा मेरा E, देखो E अपॉन m इंटू टाउ एवरेज, तो नॉर्मली फॉर्मूला आया था, ठीक है। अब इसकी वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो क्या होगा, इधर वेलोसिटी पे वेक्टर लगेगा, इधर कौन है वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके ऊपर वेक्टर लगेगा। नाउ क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन में ही ड्रिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही है, अगर नहीं है तो किस डायरेक्शन में है, तो वो यहां से पता चलेगा। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा इधर इस डायरेक्शन में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है इट इज जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस the sign of this expression becomes negative. Why negative? Because electric field के just opposite direction में drift velocity की direction है, clear, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब यहां पर क्वेश्चन एक और बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मैं बोलूं कि भाई मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है और अगर मैंने इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना, ये गर्म हो गया, हीट हो गया और टेम्परेचर किसी वजह से आपने बढ़ा दिया, तो व्हाट विल हैपेंस इन दैट केस क्या होगा, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि टेम्परेचर पर, और यू कैन से टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टेम्परेचर अगर आपने वेरी कराया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चे जनरली इसको गलत करके आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये सोचते हो कि भाई अगर मैंने यहाँ पर ये कंडक्टर है और इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं कुछ, और अगर मैंने इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ा दी, इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आपको पता है, आप सोचोगे कि इसका टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और यू कैन से कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अभी देखते हैं क्या होगा, ये पता कैसे चलेगा, ये हमें पता लगेगा कि भाई एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, मेरे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, Vd इज इक्वल्स टू ई अपॉन m टाउ एवरेज, ये मेरे पास फॉर्मूला है। नाउ अब अगर मुझे पता लगाना हो क्या कि क्या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेगी या फिर घटेगी, तो कैसे पता चलेगा, मुझे इनको एनालिसिस करना पड़ेगा कि इनमें से टेम्परेचर पर कौन डिपेंड है। तो बेटा यहां पर आप बहुत क्लियरली देख रहे हो, इसको वेक्टर को हटा ही देते हैं, वेक्टर की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप क्लियरली देख रहे हो कि भाई चार्ज तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, और ये तो मास है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज क्या ये एवरेज टाइम और जो रिलैक्सेशन टाइम है
क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है? अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तभी ये वेलोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, और अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है तो ये वेलोसिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगी। क्लियर? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये मेरे पास एक कंडक्टर है और क्या हो रहा है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, और मैंने टेम्परेचर उनका बढ़ाया, तो होगा क्या कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन्स फास्ट हो जाएंगे, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। मतलब अभी अगर एक मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर कोलाइड कर रहा था, देन यहां जाके कोलाइड कर रहा है, फिर यहां कोलाइड कर रहा है, फिर यहां कोलाइड कर रहा है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो गए, इट मींस यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला, उसने यहां कोलाइड किया और फिर एकदम से यहां कोलाइड करेगा, फिर यहां कोलाइड करेगा, यहां कोलाइड करेगा, यहां कोलाइड, तभी तो मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे ना। इट मींस कि पहले यहां से यहां कोलाइड कर रहा था, अब मान लो बीच में दो और कोलिजन होने लगे, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा। क्लियर? अगर जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, इसका मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम कम हो जाएगा। क्लियर? और दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का अगर टाइम कम हो गया तो आप कह दोगे कि भाई एवरेज टाइम और जो रिलैक्सेशन टाइम है ये भी कम हो जाएगा। क्लियर? सो यहां से फाइनल कंक्लूजन आपने ये निकाला, क्या निकाला कि जो रिलैक्सेशन टाइम है मेरा, ये टेम्परेचर के इनवर्सली डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन बढ़ जाते हैं, कोलिजन बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, टेम्परेचर घटाने से नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे, इट मींस कि रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? और रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो गया तो आपको पता है कि भाई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये हमारी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगी, ये भी इसके इनवर्सली डिपेंड करेगी। एंड हेंस अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी। क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इनवर्सली डिपेंडेंट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, जो कि अगर आप नॉर्मली देखोगे उससे जस्ट अपोजिट आंसर है। जनरली बच्चे इसका आंसर क्या करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी ये लगा के आते हैं, बट इसका आंसर होगा क्या कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हाट हैपेंस, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज। क्लियर? तो ये हमने पूरा का पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कवर अप किया है, उसका फॉर्मूला ड्राइव किया है। ठीक है, और उसका टेम्परेचर से डिपेंडेंसी को देखा क्या होगा। तो इस वीडियो में अभी इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे का डिस्कशन हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इससे आप ओम्स लॉ को किस तरह से ड्राइव करोगे। ठीक है, इससे आगे उसमें डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।